सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिधर नरसिंह गुरु में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऑर्थराइटिस के बारे में, जिसे देसी भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं। यह बीमारी सामान्यतः बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे ऑर्थराइटिस के कारणों और उसके रिस्क फैक्टरों के बारे में कि किस प्रकार से और किस कारणों की वजह से ऑर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि सामान्यतः ऑर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है, और जब भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऑर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, और साथ ही अगर किसी को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जांचें की जाती है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ऑर्थराइटिस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की जो समस्या है वो बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है, और जो भी बुज़ुर्ग इस समस्या से पीड़ित हैं उनके एक या कई जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन देखने को मिलती है। साथ ही इस रोग में जॉइंट्स में गांठें भी बनने लगती है, जिसकी वजह से जोड़ों में चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। इसीलिए इस रोग को गठिया रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गठिया रोग कितने प्रकार का होता है। वैसे तो गठिया रोग कई प्रकार का होता है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः दो प्रकार के ऑर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सामान्यतः हड्डियों के अंतिम छोर यानी कि बोन का जो एंड होता है वहाँ पर जॉइंट का निर्माण होता है। तो हड्डियों के अंतिम छोर में एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि बहुत ही सख्त और चिकना होता है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। और यह कार्टिलेज हड्डियों के अंतिम छोर यानी कि बोन का जो एंड पार्ट होता है उसको कवर करने का काम करता है, ताकि हड्डियों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो इस प्रकार के ऑर्थराइटिस में यह कार्टिलेज घिस जाता है और कुछ समय के बाद में यह कार्टिलेज धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। सामान्यतः हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के ऑर्थराइटिस में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खुद के जॉइंट यानी कि जोड़ों पर अटैक कर देता है, जिसके फलस्वरूप साइनोवियम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। साइनोवियम एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिससे एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर होता है, और यह चिपचिपा पदार्थ कार्टिलेज को पोषण प्रदान करता है और जॉइंट को चिकना और स्मूथ बनाए रखता है। अगर साइनोवियम अफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज को पोषण नहीं मिल पाता है और जॉइंट चिकने और स्मूथ नहीं बने रहते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे कार्टिलेज खत्म होने लगता है, घिसने लगता है या नष्ट होने लगता है, और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और इसके फलस्वरूप जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है, और साथ ही हम बात करेंगे
रिस्क फैक्टर के बारे में भी, यानी कि किस किस कारकों की वजह से ऑर्थराइटिस की यह समस्या बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। यदि फैमिली में किसी को भी ये समस्या है तो ये समस्या आपको भी प्रभावित कर सकती है, यानी कि ये फैमिली के अंदर समस्या चलती रहती है। क्योंकि जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को ये समस्या है तो उनके जीन्स होने वाले नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनको भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला आता है एज, यानी कि आयु। तो यह समस्या बढ़ती उम्र के साथ में देखी जाती है, यानी कि यह जो समस्या है बुजुर्गों में सामान्यतः देखी जाती है। अगला आता है सेक्स, यानी कि जेंडर। तो ये किसको ज़्यादा प्रभावित करती है, मेल को ज़्यादा प्रभावित करती है या फीमेल को? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो समस्या है महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है प्रीवियस जॉइंट इंजरी, यानी कि यदि पास्ट में आपको जॉइंट में किसी प्रकार की इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि ओबेसिटी, यानी कि मोटापे की वजह से, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में आपका पूरा वज़न जॉइंट के ऊपर पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा वज़न अगर लंबे समय तक जॉइंट के ऊपर बना रहता है तो आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर्स में, यानी कि बीमारियों में, आपका खुद का प्रतिरक्षा तंत्र आपके खुद के बॉडी के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है और इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन, यानी कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस जॉइंट में एंटर कर जाता है तो वह इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फैल जाता है और जिसकी वजह से जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अलावा आता है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, यानी कि आपके जीआई संबंधी जितने भी बीमारियां होती है तो उनकी वजह से भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं जब भी किसी व्यक्ति में आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है तो किस प्रकार के लक्षण उस व्यक्ति में देखे जाते हैं। तो आर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित व्यक्ति जब भी मॉर्निंग में उठता है तो जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा दर्द, जकड़न और सूजन महसूस होती है और साथ ही जो जोड़ होते हैं वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको करने में असमर्थ होता है और थकान महसूस होने लगती है, यानी कि व्यक्ति बहुत ही जल्दी थक जाता है। और अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके होने पर बुखार आना, भूख कम लगना और वज़न कम होना जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्थराइटिस की कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार की जांचें की जाती है। तो सबसे पहला आता है एक्सरे। यह एक्सरे कार्टिलेज में होने वाले नुकसान और हड्डियों में होने वाले नुकसान का पता लगाता है। एक्सरे आर्थराइटिस की स्टार्टिंग फेज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन जो ये बीमारी है उसके प्रोग्रेस को अच्छी तरीके से आसानी से पता लगाने में समर्थ होता है। नेक्स्ट आता है सीटी स्कैन, यानी कि कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। तो यह सीटी स्कैन आपकी हड्डियों और हड्डियों के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें होने वाले नुकसान और उसके लक्षणों का पता करने में समर्थ होता है। अगला आता है एमआरआई, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यह एमआरआई आपके सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज,
टेंडन्स एवं लिगामेंट्स में होने वाले नुकसान का बहुत ही अच्छे से पता लगाने में कारगर साबित होता है। अगला आता है अल्ट्रासाउंड। यह अल्ट्रासाउंड आपके जॉइंट के सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेज और जो बुरसाई होता है उसमें होने वाले नुकसान का पता लगाता है। साथ ही आर्थराइटिस की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए निडल एस्पिरेशन भी किया जाता है। तो निडल एस्पिरेशन को गाइड करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। साथ ही जॉइंट में इंजेक्शन लगाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला आता है आर्थ्रोस्कोपी। तो आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, एंडोस्कोप को जॉइंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जॉइंट के अंदर इंसर्ट करने के बाद में जॉइंट का एग्जामिनेशन किया जाता है एवं साथ ही जोड़ों में होने वाले जो डैमेज होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसके उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और यूज़फुल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है, यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।